Hello everyone, welcome to our Visionary classes. Today we will start with the first lecture series on the previous year question from the NTA examination of JNU Environmental Science MSc level entrance. So I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material on this number. In JNU, MSc level question carries 180 minutes and 100 marks. Out of 100 marks, you have to attend 75 questions. Out of which 75 questions, 50 questions are of 1 mark and 25 questions are of 2 marks. The question that came in the 2019 MSc entrance for the JNU NTA. The first question asks, what is the physical carrying capacity? The options are refers to the number of facilities available, refers to the limit of use in an ecosystem, refers to the point at which the investment need to sustain the sustainable environmental quality becomes prohibitive, that point at which the visitor feels the additional people in the environment would spoil the experience. These are the 4 options. So the physical carrying capacity defines the economic carrying capacity also. It is a concept that lies in the ecotourism. This is the maximum number. This is the maximum number of tourists that an area is actually able to support. Okay, so कितने अमाउंट ऑफ टूरिस्ट एक पर्टिकुलर एरिया में सस्टेन कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, इस चीज को हम फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल टूरिस्ट अट्रैक्शन, it is maximum number that can fit on a particular site at a given time, जैसे कि हम बात कर रहे थे, and still allows the people to able to move, मतलब लोकल पीपल्स के लिए भी मूवमेंट हो सके. इस तरीके का जो कैपेसिटी होता है इसको हम फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट वी डू सम इन्वेस्टमेंट दैट विल लीड टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड. इसकी बात चल रही है. तो इस पॉइंट के बाद अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का जो हमारा क्वालिटी रहेगा वो प्रोहिबिटिव हो जाएगा. तो इसका आंसर था हमारा कैरिंग कैपेसिटी का, द पॉइंट एट विच द इन्वेस्टमेंट नीड टू सस्टेन द इन्वायरमेंटल क्वालिटी बिकम्स प्रोहिबिटिव. तो जहां पे भी आपको कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो एक मैक्सिमम लिमिट होता है, जो कि इन केस ऑफ ऑल में हम समझते हैं कि ये हमारा एक पर्टिकुलर रेंज है आफ्टर विच यू कैन नॉट सस्टेन. तो यहाँ पे पॉइंट की बात की थी तो आंसर आप ऐसे लगाएंगे कि जहां पे आप पॉइंट किसी तरीके से मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहा है तो वहां पे आप कैरिंग कैपेसिटी का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्किंग स्पेसीज ऑफ द व्हेल दैट हैज फुल्ली रिकवर्ड इट्स नंबर इज. ये क्वेश्चन जो था इसके लिए आपको थोड़ा जनरल नॉलेज जानने की जरूरत है, जो कि आपको वेल्स के ऊपर है. तो ये क्वेश्चन वेल्स के ऊपर है तो आपको इंटरनेशनल वेल कमीशन के वेबसाइट में जाके आपको इसके बारे में पूरा स्टेटस रिपोर्ट मिल जाएगा. तो इसका आंसर होगा पैसिफिक ग्रे वेल. आइए डिस्कस करते हैं कि क्यों. तो ब्लू वेल्स की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जगह का नाम दिया है, जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पैसिफिक एंड ईस्टर्न. आप अगर ईयर वाइज देखें तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि 2300 था हमारा 1991 में और 2008 में 2500 ही हुआ है. तो देयर इज अ राइज ऑफ 8.2% ओनली इन बिटवीन दिस ईयर फॉर द ब्लू वेल्स. नाउ अबाउट द हम्बैक वेल्स. अगर हम बात करें हम्बैक वेल्स की इन सारी जगहों पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4200 था हमारा 1991 में, फिर 2005 में 6300 हो गया. इसी तरीके से आप अगर ट्रेंड देखते रहे तो आपका पहले इंक्रीज के बाद काफी डिक्रीज हुआ है. 2001 में हमारा साउथ अफ्रीका में बहुत कम हो गया था. अगर बात करें हम डिफरेंट एरियाज की, अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में बहुत कम है. तो इनके जो नंबर्स हैं वो काफी फ्लक्चुएटिव है.
इंक्रीज होते रहते हैं, फिर डिक्रीज होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका सदर्न हेमिस्फीयर में डिक्रीज हुआ 2005 में, आपका अफ्रीका में भी 300 के बराबर है। अगर आप देखें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की बात करें तो वहां पे भी इसका जो मात्रा है वो भी कम है। अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक की तो देयर ऑल्सो इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। as we know the Iceland has 1800 in the 2007। अगर 2015 की बात करें तो यहाँ पे फिर से डिक्रीज हुआ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हम्बैक व्हेल्स जो है वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम अनवांटेड आवारा रीजंस की वजह से। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रे व्हेल्स की बात करते हैं, तो जो कि हमारा आंसर है पैसिफिक ग्रे व्हेल्स हमारा आंसर है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो पैसिफिक ग्रे व्हेल्स की अगर हम बात करें तो आप ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात करें तो ऑब्वियसली वो 2100 से लेके 2700 तक 27,000 से 21,100 से लेके 27,000 तक वो पहुंच चुका है। तो इसमें काफी मात्रा में इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। तो आप ग्रे व्हेल्स की अगर बात करें तो ग्रे व्हेल्स हैज बीन able to sustain its population. So this will be the answer because gray whales able to sustain their population. अगर हम पैसिफिक और वेस्टर्न कोस्ट की भी बात करें तो there also 125 से 230 हुआ है और 74 से 200 हुआ है। There is a increase, there is a huge amount of increase in the Pacific gray whales. So the answer will be Pacific gray whales. लास्ट की बात करते हैं स्पर्म वेल्स की। तो स्पर्म वेल्स का आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिकेडल आपका देख सकते हैं कि किस तरीके से डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल देयर इज ए ट्रेंड ऑफ डिक्रीज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हम स्पर्म वेल की बात करें तो वे भी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए हैं विद द टाइम। सो द आंसर विल बी पैसिफिक ईस्ट whales. Okay, that is the answer. So in this question you can see the question asks the stage in which the biological process is used to purify the water in a wastewater treatment is called. This is the question. So the answer will be secondary sewage treatment. This is the answer. Okay, so let us discuss what is going on. So oxidation reduces the biochemical oxygen demand of a wastewater, that is BOD. That is BOD, and may reduce the toxicity of some impurities. Okay, so the secondary treatment converts organic compounds into the carbon dioxide, water and biosolids. Chemical oxidation is widely used for the disinfection. So the chemical oxidation is mainly reduced for the disinfection reduction. So on-site wastewater reuse can reduce the water use in both urban and rural household. We can reduce the wastewater in the on-site also. At present, most homes are using potable drinking water for practically using the reduction technique of the wastewater on the site itself. So there are lots of methods that we can use for the wastewater reduction at the on-site. Okay, but the answer question asks that biological process is used to purify the water in the wastewater treatment plant. So the answer will be C, secondary sewage treatment plant, because in primary we are not doing the our biological process to purify the wastewater, as well as in the biochemical reduction is not happening, and wastewater reduction is also not coming under the biological process. So the answer will be secondary sewage treatment. Okay, so here you will discuss the overall wastewater treatment processes. The preliminary treatment give rise to our screening, comminution and grid removal. These are the process in the preliminary treatment. While in the primary you can see
the effluents get disinfected, as well as sedimentation process happens in the primary. So here you can see no biological process is happening. While in coming to the secondary process, you can see there is a low rate of process because stabilization ponds, aerated lagoons are used, effluents are also getting de-infected, high rated process is also there, as well as activated sludge is used. Now rotating biocontactors is also used and secondary sedimentation occurs. So in this process you can see there is a rotating biocontractor where you use the biological processes to remove the waste, that is in the secondary treatment. Now after that there is a sludge processing where there is a biological as well as non-biological methods. In biological you are seeing thickening, digestion, dewatering, filtering, centrifuge, drying beds. While in the non-biological you can see thickening, condition, dewatering, filter, centrifuge and incinerations. These are happening. Now after this you can do the disposal. While in the advanced form you can see the effluents get disinfected and move to again the effluents. Now again the nitrogen removal also happens using the nitrifying and denitrifying technique. Phosphate removal also happens, suspended solids also removed, as well as organic and metal also removed, carbon adsorption also occurs, dissolved solid also removes, and reverse osmosis happens, electrodialysis happens and डिस्टिलेशन हैपेंस. तो दीज आर द प्रोसेस. ये सारे प्रोसेस जो है ये आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं. तो आपको ये टेबल याद रखना है कि किस जगह पे कौन सा प्रोसेस यूज होता है. In the next question you can see it asks about name the process in which the harmful chemical enters the food chain and get concentration at each level in the food chain. If we consider this question, you can see the options are bioconcentration, bioexpansion, biomagnification, biological pollution. So the answer will be biomagnification. Let us discuss about each option. The first option tells bioconcentration. So bioconcentration can also be defined as the process by which a chemical concentration in an aquatic organism exceeds that in the water as a result of exposure to waterborne chemical. So bioconcentration में आपका organisms के अंदर chemical concentration जो होता है वो अचानक से बढ़ जाता है due to some waterborne chemical वहां पे मौजूद होने की वजह से, जिसको हम बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं. अगर हम बायो एक्सपेंशन की बात करें तो बायो एक्सपेंशन इज द large scale where a species expands to its range to encompass the new areas. यहाँ पे स्प्रेडिंग होता है, किसी भी स्पीसीज का स्प्रेडिंग होता है एक लंबे जियोग्राफिकल एरियाज में. सो दिस कैन बी वाया ए सीरीज ऑफ स्मॉल एनक्रोचमेंट और बाय ए लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल. मतलब कि आप यहाँ पे छोटे इलाके में भी घूम के अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आप अपने आप को डिस्पर्स करते हुए एक्सपैंड कर सकते हैं. So the range of expansion is often used to explain the bioexpansion. अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन की तो बायोमैग्निफिकेशन में आप जान सकते हैं कि अगर वाटर में 1% ऑफ डीडीटी है तो वो जैसे ही प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा वो 1000 ppm का हो जाता है. अगर जू प्लैंकटन के पास पहुंचता है तो 10,000 हो जाता है. स्मॉल फिश के पास पहुंचता है तो आपका 1 लाख हो जाता है. लार्ज फिश के पास पहुंचता है तो वो आपका 10 लाख हो जाता है. अगर आपका वो फाइनली फिश ईटिंग बर्ड्स के पास पहुंचता है तो वो आपका 1 करोड़ हो जाता है. तो इस तरीके से डीडीटी का जो लेवल है दैट इज मैग्नीफाइंग बाय ईच ट्रॉफिक लेवल. सो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन. Next question asks groundwater mining in an coastal areas can result into. This is the question. So suppose we can discuss with this question with this diagram. Okay, so there is a salt water in the ocean. This is the ocean part. If we consider this is the ocean part. Okay, so in this ocean part you can see there is salt water. There is salt water in the ocean part, while you have a land part near to the coast that have a intrusion of salt water also. So if you dug a well here, okay, and you start extracting the groundwater as much as you can, so this salt water will definitely intrude most of the
groundwater areas. So there will be increase in the salinity of the groundwater. This is the exact definition for our groundwater mining areas. Okay, in the coastal regions. The first option given is the decrease in the salinity of the groundwater. That is wrong. Decrease in this toxicity of the groundwater, that is also wrong. Increase in the water table, that is also wrong, because you are extracting, so your water table will not be increased. The best answer is the increase in the salinity of the groundwater. The next question they ask, the most serious environmental effect posed by hazardous solid waste is. अगर हम बात करें हमारी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की, तो लैंडफिल साइट्स में अगर हम देख सकते हैं, तो लैंडफिल साइट से लीचेट्स, आपके जो पोल्यूटेड लीचेट्स होते हैं वो आपका मूव करते हुए आपके वाटर टेबल को टच करता है। तो वाटर टेबल को जैसे ही वो टच करता है तो वो ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो होता है लीचेट की वजह से, क्योंकि लैंडफिल साइट्स में आपके डिफरेंट तरीके के केमिकल बेस्ड सॉलिड वेस्ट होते हैं, जहां से आपका सॉलिड वेस्ट निकल के लिक्विड फॉर्म में वो आपके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। तो ये हाईली पॉइजनस होता है और एक मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट है on the contamination of groundwater. So the answer will be contamination of groundwater, because solid waste की वजह से air pollution पे कोई सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑल्दो होता है, लेकिन कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज द बेस्ट मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट। वाइल एज इंक्रीज यूज ऑफ लैंडफिल साइट्स, तो ये तो उसका प्रोसेस है कि लैंडफिल साइट्स को इंक्रीज करना और उसका यूज करना, दैट इज ए प्रोसेस, but the effect is the contamination of groundwater. In the next question you can see, in the statistic, out of 100 marks, 21 students in the final exams are these numbers. Okay, so the question asks the mode of the data. So in the mode of data you can see the maximum occurring values in a given set of data. So you can see 85 has comes thrice. 85 has comes thrice in this data. So the answer will be 85. If the question is given having a frequency table, okay, the question is having a frequency table, so you should use this formula where modal class is the lower limit of the modal class plus frequency of the modal class minus frequency of the class preceding the modal class divided by 2 of the frequency of the modal class minus frequency of the class preceding the modal class minus frequency of the class succeeding the modal class into आपका size of the class interval. So this is a formula. This is a formula. When there is a frequency table given, you should remember this also in with this question. Our next question asks, our bones and teeth are generally made up of. This is the question. So if we consider this question, the options are chloropatite, fluoropatite, hydrolith and tricalcium phosphate. So our bones and teeth are generally made of tricalcium phosphate. Okay, these are made of tricalcium phosphate. The answer will be tricalcium phosphate. So what is tricalcium phosphate? Let us discuss. The tricalcium phosphate, sometimes abbreviated as TCP, is a calcium salt of phosphoric acid with a chemical formula of Ca3PO4 whole bracketed 2. It is known as the tribasic calcium phosphate and bone phosphates of the lime, that is BPL. It is a white solid of low solubility. Most commercial samples of tricalcium phosphates are in fact hydroxyapatite. This is the our brief discussion on the tricalcium phosphate. So you should remember the tricalcium phosphate term. The next question asks, in a plant biotechnology, polyethylene glycol PEG is used for cell culturation preparation, hardening, protoplast fusion and protoplast isolation. This is the our options. Let us discuss about the our protoplast fusion and the PEG. So the answer will be protoplast fusion. So you should discuss about the protoplast fusion. Several chemicals have been used successfully to introduce the fusion, but most successful and the one most widely used at the present time is the polyethylene glycol. The effect of the PEG are not specific and it will promote the aggregation and fusion of the protoplast for the same or the different species. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको PEG का जो रोल है वो क्या है, वो चीज आपको बताना है। तो अगर हम सपोज करें कि प्रोसेस क्या होता है आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो हम उसको डिस्कस करते हैं इस तरीके से कि सपोज करें कि आपके पास एक सेल है, तो आपके उसके चारों तरफ सेल वॉल्स भी होंगे। तो आप अगर
पेग को ऐड करते हैं, पेग, आप इसमें अगर पेग 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 ऐड करते हैं, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं, तो ये उस सेल वॉल को ब्रेक करेगा। आपका सिर्फ उसके बाद एक न्यूक्लियस बचा होगा, एक प्रोटोप्लाज्म बचा होगा और बीच अंदर में साइटोप्लाज्म्स होंगे। इसी तरीके से आप एक अगर दूसरे स्पीसीज का आप यहाँ पे उसी तरीके से उसका भी आप उसका सेल वॉल का डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसी तरीके से पेग उसका सेल वॉल भी तोड़ेगा और साथ ही साथ इन दोनों को मर्ज करने में, इन दोनों को फ्यूज करने में, इन दोनों को मर्ज करके हाइब्रिड स्पीसीज बनाने में मदद करता है। तो सेल वॉल डिस्ट्रक्शन पेग का काम होता है, जो कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में वो करता है एक हाइब्रिड स्पीसीज को बनाने के लिए। सो दिस इज द रोल ऑफ द पेग इन द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सो द आंसर इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बिकॉज इट इज यूज्ड इन दैट प्रोसेस. Let us discuss about the protoplast fusion. So here is a diagram. You can see this is a diagram. Here there are two plant species. This is plant A and plant B. We have a leaf and we have a pellet of protoplast from those our leaves. Okay. Now after adding the pellets of the protoplast to the peg, you can see the cell wall is get destructed. Now here in this step you add the peg. Here in this step we add the peg and we just have destroyed the cell wall. That leads to protoplast fusion. Then this protoplast again fused and fall to become a wall regenerating structure, that again the walls will be forming. Then after that there will be a hybrid species formation. Okay, so this helps in the just breaking down of our cell walls. Okay, so that the fusion is happens very successfully. So this is the fusion of a protoplast.